Today we are going to discuss physical geography from the Udan magazine of PW Only IS. So let's begin. आज की हमारी चर्चा अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पर फोकस्ड है। हम एक्सप्लोर करेंगे क्रस्ट, मैंटल और कोर को, वो भी डिटेल में। जी, और साथ ही हम मिनरल्स और उनके क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कॉन्सेप्ट्स फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेहद फंडामेंटल हैं। तो चलिए इस विषय पर एक गहरी नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 के पहले टॉपिक से, इंटीरियर ऑफ अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड रिलेटेड फिनोमेनन। और इसमें सबसे पहले हम समझेंगे अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट से शुरू करते हैं। ये एक ठोस और कठोर परत है और इसे दो भागों में बांटा जा सकता है ना? कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट। बिल्कुल। पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं। इसकी मीन थिकनेस लगभग 30 किलोमीटर है। लेकिन माउंटेनस रीजन्स में ये और भी मोटी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ ये काफ़ी मोटी हो सकती है। इसकी डेंसिटी लगभग 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसमें मुख्य रूप से वो ग्रेनिटिक चट्टानें पाई जाती हैं जो सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से भरपूर होती हैं। अच्छा, इसीलिए इसे सामूहिक रूप से CAL भी कहा जाता है। एग्जैक्टली। SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण टर्म आती है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने वाली बाउंड्री है। ये रॉक कॉम्पोजिशन में एक बदलाव को दिखाती है। ओके, अब ओशियानिक क्रस्ट की बात करें। हाँ, तो ओशियानिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली होती है। इसकी मीन थिकनेस करीब 5 किलोमीटर ही है। और डेंसिटी? इसकी डेंसिटी ज्यादा है, लगभग 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका रॉक टाइप मुख्य रूप से बसॉल्ट है, जो कॉन्टिनेंटल ग्रेनाइट से ज्यादा डेंस और यंग भी है। और मिनरल कॉम्पोजिशन? मिनरल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। तो सियाल और सीमा, ये दो की टर्म्स हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। सोर्सेज में ये भी बताया गया है कि क्रस्ट लिथोस्फीयर की ऊपरी परत बनाती है। जी, और यही परत अर्थक्वेक्स और प्लेट मूवमेंट्स जैसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि पृथ्वी की क्रस्ट का लगभग 98% हिस्सा सिर्फ 8 एलिमेंट से बना है। हाँ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, बस यही 8। यहाँ पर ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच एक तुलनात्मक टेबल भी दिया गया है जो एलिमेंट्स के परसेंटेज बाय मास को दिखाता है। और इस टेबल से साफ पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ऑक्सीजन और सिलिकॉन का प्रतिशत ज्यादा है, जबकि ओशियानिक क्रस्ट में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि ओशियानिक क्रस्ट ज्यादा डेंस होती है। अब जरा कॉम्पोजिशन और फॉर्मेशन पर भी बात कर लेते हैं। ओशियानिक क्रस्ट मुख्य रूप से मैफिक मिनरल से बनी है, जैसे ओलिवीन और पायरोक्सीन, जिनमें आयरन, जिसे Fe कहते हैं, और मैग्नीशियम यानी Mg, इनकी मात्रा ज्यादा होती है। राइट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मुख्य रूप से फेल्सिक रॉक्स होती हैं, जैसे ग्रेनाइट, जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जैसे हल्के मिनरल्स होते हैं जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से भरपूर हैं। फॉर्मेशन के बारे में सोर्स कहता है कि ओशियानिक क्रस्ट मिड ओशन रिजेस पर बेसाल्टिक मैग्मा के रैपिड कूलिंग से बनती है। जी, जिससे फाइन ग्रेन्ड डेंस चट्टानें बनती हैं। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा लंबे समय में बनती है, जिससे हल्के मिनरल्स ऊपर और भारी मिनरल्स नीचे रह जाते हैं, और इसकी परत मोटी और कम डेंस होती है। तो कुल मिलाकर ओशियानिक क्रस्ट की ज्यादा डेंसिटी उसके हेवी एलिमेंट्स और कॉम्पैक्ट मिनरल स्ट्रक्चर के कारण होती है। बिल्कुल सही। क्रस्ट के बाद आती है मैंटल। ये मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी से शुरू होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। और ये पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का लगभग 84% हिस्सा है, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसमें आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट रॉक्स होती हैं। मैंटल में सबसे पहले आता है एस्थेनोस्फीयर, राइट? एस्थेनोस्फीयर, ये मैंटल का ऊपरी हिस्सा है जो लगभग 100-200 किलोमीटर की गहराई में है। ये फ्लूइड लाइक विस्कस है। और मैग्मा का सोर्स भी यही है। जी, वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए जिम्मेदार मैग्मा का सोर्स यही है। ये लिथोस्फीयर को फ्लोट और मूव करने देता है, जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स संभव होता है। द एस्थेनोस्फीयर इज हॉटर एंड मोर डक्टाइल देन द रिजिड लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मैंटल का सबसे ऊपरी कठोर हिस्सा शामिल होता है। ये रिजिड टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है जो एस्थेनोस्फीयर पर फ्लोट करती हैं। इसकी थिकनेस भी वेरी करती है। पता है कि ये ओशंस के नीचे है या कॉन्टिनेंट्स के? एस्थेनोस्फीयर के नीचे है लोअर मैंटल। ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। यहाँ अत्यधिक दबाव के कारण ये सॉलिड रहता है। और अपर और लोअर मैंटल के बीच की ट्रांजिशन को रिपेटिव डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। लोअर मैंटल अपर मैंटल की तुलना में कम स्टेबल है और प्लेट टेक्टोनिक्स में योगदान देता है। अब पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। कोर, यह मुख्यतः आयरन और निकल से बना है। जी, जिसे सामूहिक रूप से नाइफे लेयर भी कहा जाता है। कोर के भी दो हिस्से हैं। पहला है आउटर कोर, और ये लिक्विड स्टेट में है, जिसका तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच है।
ये हाई टेम्परेचर्स प्रेशर को ओवरकम करने और आयरन व निकल को मोल्टन स्टेट में रखने के लिए सफिशिएंट हैं। और सबसे फैसिनेटिंग बात, मजेदार है। इस प्रक्रिया को जियोडायनेमो इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल। आउटर कोर और लोअर मैंटल के बीच की बाउंड्री को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं और आउटर कोर के बाद इसके बाद आता है इनर कोर, यह सॉलिड स्टेट में है। जबकि इसका तापमान और भी ज्यादा है, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ, और इसका सॉलिड रहने का कारण है इमेंस प्रेशर, जो इसे पिघलने से रोकता है। अच्छा, तो प्रेशर इतना ज्यादा है और आउटर कोर और इनर कोर के बीच की बाउंड्री को लेमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जी, सॉस ये भी बताता है कि द सॉलिड इनर कोर मे ग्रो ओवर टाइम एज द प्लैनेट कूल्स। तो पृथ्वी के इंटीरियर को समझने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। डायरेक्ट सोर्सेज, जिसमें सरफेस रॉक्स है, वोल्केनिक इरप्शन है और डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं। और इनडायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज में माइनिंग एक्टिविटी, मीटियोर्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सबसे जरूरी साइस्मिक एक्टिविटी शामिल हैं। यहाँ एक PW+ बॉक्स है जो बताता है कि अर्थ का मास उसके आयरन निकल कोर द्वारा डोमिनेटेड है और ऑक्सीजन क्रस्ट और मैंटल में सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। हाँ, ऑक्सीजन सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ स्टेबल ऑक्साइड मिनरल्स बनाता है जो रॉकी आउटर लेयर्स पर डोमिनेट करते हैं। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी अर्थ के क्रस्ट और मैंटल के बीच ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। यह बताता है कि अर्थ की क्रस्ट फ्लोट्स ऑन द डेंसर मोर फ्लूइड मैंटल बिलो। मतलब ये संतुलन आइसबर्ग्स की तरह काम करता है जो पानी में तैरते हैं। बिल्कुल, ये संतुलन पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों जैसे माउंटेन्स और ओशन बेसिन्स के रिलेटिव हाइट्स को बनाए रखता है। यहाँ एक और PW+ बॉक्स है जो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करता है। इसमें बताया गया है कि जब इरोजन से किसी माउंटेन के टॉप से सेडिमेंट हटता है तो माउंटेन हल्का हो जाता है। और आइसोस्टैटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए नीचे का मैंटल पहाड़ को ऊपर की ओर धकेलता है। अच्छा, इसीलिए हिमालय जैसे पहाड़ लाखों वर्षों तक ऊंचे बने रह सकते हैं। जी, क्योंकि नीचे से लगातार रीफिलिंग होती रहती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द अर्थ की। सोर्स में एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के अनुसार बाय मास पृथ्वी में सबसे ज्यादा आयरन है 32.10%, उसके बाद ऑक्सीजन 30.10%, फिर सिलिकॉन 15.10% और मैग्नीशियम 13.90%। मतलब ये चार एलिमेंट्स ही पृथ्वी का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। हाँ, लगभग 91%। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को मोटे तौर पर दो क्लासेस में बांटा जा सकता है, राइट? जी सिलिकेट और नॉन सिलिकेट मिनरल्स। जी, सिलिकेट मिनरल्स की विशेषता सिलिकॉन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ये पृथ्वी के क्रस्ट की मास का बड़ा हिस्सा बनाते हैं और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल हैं। चलिए इनकी कुछ प्रकार देखते हैं। पहला है फेल्सपार। इसका कॉम्पोजिशन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है। ये अर्थ क्रस्ट का लगभग 50% हिस्सा है। और सिरेमिक और ग्लास प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। दूसरा है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 से बना है। ये ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, हार्ड होता है और वेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंट है। इसका उपयोग ग्लास मेकिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है। अगला है पायरोक्सीन। इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन होता है। हाँ, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है और अक्सर डार्क इन कलर होता है। ये एक रॉक फॉर्मेशन इंडिकेटर के रूप में महत्वपूर्ण है। फिर आता है एम्फीबोल। एम्फीबोल में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम होता है। ये भी डार्क कलर्ड होता है। हिस्टोरिकली इसका इस्तेमाल एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में होता था, लेकिन हेल्थ रिस्क के कारण आज इसका उपयोग लिमिटेड है। इसके बाद है माइका। इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका होता है। इसकी विशेषता परफेक्ट क्लीवेज है, जिससे ये पतली शीट्स में टूट सकता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कॉस्मेटिक्स में होता है। और आखिर में ओलिवीन। ऑलिव में मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन होता है। ये आमतौर पर ऑलिव ग्रीन रंग का होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसका महत्व है और ये बेसाल्टिक रॉक्स में पाया जाता है। अब नॉन सिलिकेट मिनरल्स की बात करते हैं। नॉन सिलिकेट मिनरल्स में सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहीड्रा नहीं होता। इन्हें मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। मेटालिक मिनरल्स में सिग्निफिकेंट मेटल कंटेंट होता है और इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा। इनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है और ये ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वेस्टमेंट एसेट्स में यूज होते हैं। फिर है फेरस मेटल्स। इसमें आयरन और स्टील आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में फंडामेंटल हैं। और नॉन फेरस मेटल्स? इसमें कॉपर, लीड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा शामिल हैं। कॉपर का उपयोग वायरिंग और बैटरीज में होता है, जबकि एल्यूमिनियम का लाइट वेट स्ट्रक्चर्स में। और अंत में नॉन मेटालिक मिनरल्स। इनमें मेटल कंटेंट नहीं होता और इनके वेरियस एप्लीकेशंस हैं। एग्जांपल्स हैं सल्फर, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स। सल्फर का उपयोग फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर में होता है और सीमेंट प्रोडक्शन में भी। यहाँ एक और PW+ बॉक्स है, द ग्रीन रॉक दैट ईट्स कार्बन। यह ऑलिवीन के बारे में है। हाँ, एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज
ओलिवीन जो अर्थ के अपर मैंटल में प्रचुर मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है। मतलब ये CO2 एब्जॉर्ब कर सकता है। जी, जब ये मिनरल पानी और CO2 के संपर्क में आता है तो ये धीरे धीरे एक सॉलिड कार्बोनेट मिनरल में बदल जाता है और इस प्रक्रिया में कार्बन को लॉक कर देता है। वाओ! तो साइंटिस्ट इसे कार्बन अवे लॉक करने के एक नेचुरल तरीके के रूप में स्टडी कर रहे हैं। हाँ, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकता है। ये एक बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड ऑफ रिसर्च है। रॉक्स, आम भाषा में तो पत्थर मतलब पत्थर, लेकिन साइंटिफिकली व्हाट एग्जैक्टली आर दे? देखिए, सोर्स के हिसाब से रॉक्स यानी चट्टाने नेचुरली पाए जाने वाले एग्रीगेट्स हैं। एग्रीगेट्स? मतलब ये एक या एक से ज्यादा मिनरल्स या मिनरलॉइड्स का झुंड है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेक्सचर, हार्डनेस और कलर बहुत अलग-अलग हो सकती हैं। अच्छा, और सबसे जरूरी बात, मिनरल्स की तरह इनका कोई फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता और रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स का मिक्सचर है, लेकिन इतनी अलग-अलग तरह की रॉक्स बनती कैसे हैं? सोर्स इनके मेन कैटेगरीज के बारे में क्या बताता है? उनके बनने के प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन के आधार पर रॉक्स को 3 मेन फैमिलीज में बांटा गया है: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ओके, हर फैमिली धरती के एक अलग प्रोसेस की कहानी बताती है। ओके, लेट्स अनपैक द फर्स्ट फैमिली। इग्नियस रॉक्स, इनके नाम में ही इग्निस यानी आग है, तो आई एम गेसिंग इनका कनेक्शन धरती के अंदर की गर्मी से है? बिल्कुल सही गेस है। फॉर्मेशन की बात करें तो इग्नियस रॉक्स तब बनती हैं जब पिघला हुआ मैग्मा जो धरती के नीचे होता है या लावा जो सतह पर आ जाता है ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पिघले हुए रॉक के ठंडे होने की स्पीड ही उसके अंदर के क्रिस्टल्स का साइज डिसाइड करती है। अच्छा, तो कूलिंग स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब हम एक रॉक के क्रिस्टल्स का साइज देखकर बता सकते हैं कि वो जमीन के नीचे बनी थी या ऊपर? एग्जैक्टली यही तो इनकी कहानी पढ़ने का तरीका है। स्लो कूलिंग जो धरती के अंदर धीरे धीरे होती है, क्रिस्टल्स को ग्रो होने का टाइम देती है। राइट। इससे बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की पहचान है। जबकि रैपिड कूलिंग जैसे जब लावा वोल्केनो से निकलकर हवा के कांटेक्ट में आता है, क्रिस्टल्स को टाइम ही नहीं देती। तो वो छोटे रह जाते हैं। हाँ, इससे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। फैसिनेटिंग। तो मैग्मा इटसेल्फ क्या वो भी अलग-अलग टाइप का होता है? सोर्स टाइप्स ऑफ मैग्मा के बारे में बताता है? हाँ, और मैग्मा का टाइप ही उसकी पर्सनालिटी डिसाइड करता है। ये क्लासिफिकेशन SiO2 यानी सिलिका कंटेंट पर बेस्ड है। ओके। पहला है फेल्सिक मैग्मा, जिसमें 70% से ज्यादा सिलिका होता है। ज्यादा सिलिका मतलब ज्यादा गाढ़ा चिपचिपा मैग्मा। ये आमतौर पर लाइटर इन कलर होता है जैसे ग्रेनाइट। दूसरा है इंटरमीडिएट मैग्मा, जिसमें 55 से 65% SiO2 होता है। ये फेल्सिक और मैफिक के बीच का है। फिर है मैफिक मैग्मा, जिसमें 45-55% SiO2 होता है। इसमें सिलिका कम और मैग्नीशियम और आयरन ज्यादा होता है, इसलिए ये पतला होता है और इसका रंग डार्क होता है। अच्छा। और आखिर में अल्ट्रामेफिक मैग्मा, जिसमें 45% से भी कम SiO2 है। ये मैग्नीशियम और आयरन में बहुत हाई होता है और इसमें ऑलिव ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब फेल्सिक मैग्मा वाले वोल्केनोज ज्यादा एक्सप्लोसिव होते होंगे, क्योंकि गाढ़ा मैग्मा प्रेशर बिल्ड करता है और मेफिक मैग्मा शांति से बहता होगा। आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। अब इन मैग्मा टाइप से बनने वाली रॉक्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पहले इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो सतह के नीचे बनती हैं। ठीक है। इनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ये कोर्स ग्रेन रॉक है, क्वार्ट्ज और फेल्ड्सबार से बनी और हमारे घरों में काउंटर्स और फ्लोर्स पर खूब यूज होती है। हाँ, देखा है। फिर है गैब्रो। ये डार्क कोर्स ग्रेन रॉक है, बसाल्ट जैसा ही, बस ये धरती के अंदर बनता है। और पेग्माटाइट ये खास है क्योंकि इसमें एक्सेप्शनली बड़े क्रिस्टल्स हो सकते हैं और इसमें कई बार रेयर मिनरल्स भी मिल जाते हैं। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो लावा के तेजी से ठंडा होने पर बनती हैं। हाँ, इनकी कहानी अलग है। इनका सबसे अहम एग्जाम्पल है बसाल्ट, एक फाइन ग्रेन्ड डार्क कलर्ड रॉक जो हमारे सारे ओशियानिक फ्लोर का लगभग 50% हिस्सा बनाती है। 50%? वाओ। जी। फिर है एंडेजाइट, जिसका इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन होता है। ये वॉल्केनिक आर्क्स में मिलता है। ये आर्क्स वहां बनते हैं जहां सबडक्शन जोन्स होते हैं, यानी जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है। और तीसरा है रायोलाइट। ये लाइट कलर्ड फाइन ग्रेन रॉक है जिसमें 70% से ज्यादा SiO2 होता है। ये ग्रेनाइट का एक्सट्रूसिव काउंटरपार्ट है, कह सकते हैं। तो इन फीचर्स ऑफ इग्निस रॉक्स को समराइज करें तो इनकी खासियत क्या हुई? 4 मुख्य बातें हैं। एक, इनकी हार्डनेस, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण ये काफी हार्ड और ड्यूरेबल होती हैं। 2, ये नॉन फॉसिलिफेरस हैं, इतने गर्म मैग्मा में कोई फॉसिल बच ही नहीं सकता। बिल्कुल। 3, परमिएबिलिटी, इनके मिनरल ग्रेन्स आपस में इंटरलॉकिंग होते हैं, इसलिए ये पानी के लिए इम्पर्मिएबल होती हैं, पानी इनके आर पार नहीं जा सकता। और 4, इनकी वेदरिंग रेजिस्टेंस सेडिमेंट्री रॉक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये थी आग से जन्मी रॉक्स की कहानी। अब आते हैं दूसरी फैमिली पर, सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका नाम सेडिमेंट से आया है, जिसका मतलब है नीचे बैठना। सही,
इनका फॉर्मेशन प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ये पहले से मौजूद रॉक्स के टूटे हुए टुकड़ों यानी सेडिमेंट्स के जमा होने, एक्यूमुलेशन, ऊपर से प्रेशर पड़ने से दबने, कॉम्पैक्शन एंड अच्छा। नेचुरल सीमेंट से जुड़ने से सीमेंटेशन से बनती हैं। ये सेडिमेंट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी या केमिकल प्रेसिपिटेशन से भी बन सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। लिथिफिकेशन यानी लूज सेडिमेंट का रॉक में बदलना। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से पुरानी रॉक्स के रिसाइकिल किए हुए पार्ट से बनती हैं। इनके टाइप्स क्या हैं? इन्हें 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहले मैकेनिकली फॉर्म्ड, जो फिजिकल रॉक फ्रैगमेंट से बनती हैं। एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन यानी रेत के जमने से, कॉन्ग्लोमरेट गोल मटोल कंकड़ पत्थर मतलब राउंडेड ग्रेवल के जमने से, और शेल जो दबी हुई मिट्टी या मड से बनती है। दूसरे हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के अंशों से बनते हैं। एग्जाम्पल्स हैं चॉक जो समुद्री जीवों के कैल्केरियस रिमेन से बनता है। फिर लाइमस्टोन चूना पत्थर जो कोरल रीफ्स या शेल से बनता है। सोर्स में इसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी 2025 के लिए खासतौर से मेंशन की गई है। और कोल जो पुराने दबे हुए प्लांट मटेरियल से बनता है। और तीसरा टाइप है केमिकली फॉर्म्ड। ये पानी में घुले हुए मिनरल्स के वापस सॉलिड बनने यानी केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनती है। एग्जाम्पल्स हैं रॉक सॉल्ट जो समंदर का पानी इवेपोरेट होने से बनता है, और चर्ट जो सिलिशियस ऑर्गेनिजम्स या केमिकल प्रोसेसेस से बनता है। और इनकी फीचर्स इग्नियस रॉक से कैसे अलग हैं? इनकी कहानी क्या है? ये पास्ट एनवायरनमेंट्स के सबसे अच्छे गवाह हैं। इनका पहला फीचर है लेयरिंग। इनमें साफ साफ अलग अलग लेयर्स यानी स्ट्राटा दिखती हैं जो बताती हैं कि समय के साथ डेपोजिशन का एनवायरनमेंट कैसे बदला। अच्छा। दूसरा फॉसिल्स। इनमें अक्सर फॉसिल्स मिलते हैं जो हमें उस दौर के जीवन और एनवायरनमेंट के बारे में प्राइसलेस जानकारी देते हैं। और तीसरा परमिएबिलिटी। इग्नियस के मुकाबले ये अक्सर पोरस और परमिएबल होती हैं, इसीलिए ये ग्राउंड वाटर और हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर्स जैसे ऑयल और गैस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग। तो अब हम आते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटा मतलब चेंज और मॉर्फ मतलब फॉर्म बदलने वाली रॉक्स। परफेक्ट। इनका फॉर्मेशन तब होता है जब पहले से मौजूद इग्नियस, सेडिमेंट्री या कोई और मेटामॉर्फिक रॉक ही एक्सट्रीम हीट, प्रेशर या केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स के कारण बदल जाती है। मतलब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हाँ, इस मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में रॉक पिघलती नहीं बल्कि सॉलिड स्टेट में ही उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और उसके मिनरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। एक तरह से रॉक का कैरेक्टर ही बदल जाता है। सोर्स में एक फिग मेटामॉर्फिज्म है जो दिखाता है कि कैसे शेल जो एक सेडिमेंट्री रॉक है ग्नाइस तक ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? वो डायग्राम बढ़ते हुए मेटामॉर्फिज्म के प्रेशर और हीट के स्टेजेस को दिखाता है। जब शेल पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो वो स्लेट बन जाती है जिसे हम ब्लैकबोर्ड या छतों पर देखते हैं। अच्छा। प्रेशर और बढ़ाओ तो फिलाइट बनती है जिसमें एक हल्की सी चमक आ जाती है। और ज्यादा मेटामॉर्फिज्म से स्किस्ट बनती है जिसके मिनरल्स साफ दिखने लगते हैं। और आखिर में एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्नाइस बन जाती है जिसमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स बन जाते हैं। तो इनके टाइप्स भी इस ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे ग्नाइस में बैंड्स दिखते हैं? हाँ, इन्हें 2 मेन टाइप्स में बांटा जाता है। पहला फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनमें प्रेशर के कारण मिनरल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जिससे एक लेयर्ड या बैंडेड अपीयरेंस बनता है। एग्जाम्पल्स हैं ग्नाइस और स्किस्ट। ओके। दूसरा है नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनमें लेयर्ड अपीयरेंस नहीं होता और टेक्सचर यूनिफॉर्म रहता है क्योंकि प्रेशर हर तरफ से बराबर लगता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मार्बल यानी संगमरमर जो लाइमस्टोन CaCO3 से बनता है, और क्वार्ट्जाइट जो सैंडस्टोन SiO2 से बनता है। और फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनकी खासियत क्या है? इनके फीचर्स में है टेक्सचर जो रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण काफी स्मूथ और क्रिस्टलिन हो सकती हैं। इनकी कलर वेरिएबिलिटी भी बहुत होती है जो इनके ओरिजिनल मिनरल कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती है। और फॉसिल्स का क्या? फॉसिल एक्सेंस इग्नियस रॉक्स की तरह हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इनमें भी फॉसिल्स आमतौर पर नष्ट हो जाते हैं। सोर्स में अलग अलग मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस का भी जिक्र है, डायनेमिक, थर्मल, कॉन्टैक्ट, रीजनल, ये सब क्या है? ये मेटामॉर्फिज्म होने के अलग अलग तरीके हैं। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। बताइए। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म उस रोटी की तरह है जो तवे के सीधे कॉन्टैक्ट में आकर सिक जाती है, बस मैग्मा के पास वाली जगह पर असर होता है। इसे थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं क्योंकि हीट मेन एजेंट है। अच्छा। लेकिन रीजनल मेटामॉर्फिज्म प्रेशर कुकर जैसा है। जब 2 कॉन्टिनेंट्स टकराकर हिमालयस जैसे पहाड़ बनाते हैं तो एक बहुत बड़े एरिया पर हाई हीट और प्रेशर लगता है। राइट। और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में मेन रोल मैकेनिकल फोर्सेस और शेयर स्ट्रेस का होता है बिना सिग्निफिकेंट केमिकल चेंजेस के। एक मिनट, इस शेयर स्ट्रेस का आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए जैसे हम ताश की गड्डी को साइड से धक्का दें और पत्ते एक दूसरे पर फिसलने लगें। वैसा ही फोर्स जब रॉक्स पर लगता है तो वो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। बहुत बढ़िया। एक टेबल रॉक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया गया है, ये तो एग्जाम के लिए सीधा रिवीजन पॉइंट है। ऑन ब्लेंड बन जाता है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री मार्बल बन जाता है,
सैंडस्टोन सेडिमेंट्री क्वार्ट्जाइट बन जाता है और शेल सेडिमेंट्री स्लेट बन जाता है। ये पेरेंट रॉक और उसके मेटामॉर्फिक फॉर्म का एक क्विक गाइड है। सही। तो अब हमने तीनों रॉक फैमिलीज की कहानी सुन ली और ऐसा लगता है कि ये सब आपस में द रॉक साइकिल के जरिए जुड़ी हुई हैं। सही पकड़ा। रॉक साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें रॉक्स वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। मतलब ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक इग्नियस रॉक टूटे तो सेडिमेंट्री बन सकती है, वही सेडिमेंट्री रॉक जमीन के नीचे दबे तो मेटामॉर्फिक बन सकती है, और अगर वो मेटामॉर्फिक रॉक और नीचे जाकर पिघल जाए तो वापस मैग्मा बनकर इग्नियस रॉक बन सकती है। यहाँ एक PW+ बॉक्स है, व्हाई द ताज स्टिल शाइन्स व्हाइट। ये मार्बल यानी एक मेटामॉर्फिक रॉक का परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसमें बताया गया है कि ताजमहल जिस मकराना मार्बल से बना है वो एक बहुत ही प्योर लाइमस्टोन से बना था जो स्ट्रॉन्ग मेटामॉर्फिज्म से गुजरा है। अच्छा। इसमें आयन या क्ले जैसी इम्प्योरिटीज न के बराबर है, इसीलिए सालों बाद भी ये केमिकली स्टेबल है, आसानी से टूटता नहीं और अपनी चमक बरकरार रखता है। इसकी प्योरिटी ही इसकी लॉन्जेविटी का राज है। तो इस पूरे रॉक साइकिल को अगर हम कुछ स्टेप्स में समझें, सोर्स का डायग्राम भी इसे विजुअली दिखाता है। इसके मुख्य स्टेप्स ये हैं। वेदरिंग एंड इरोजन से मौजूदा रॉक्स टूटकर सेडिमेंट्स में बदल जाती हैं। ठीक है। फिर सेडिमेंटेशन में ये सेडिमेंट्स जमा होते हैं और लिथिफिकेशन के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। इसके बाद मेटामॉर्फिज्म में सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स हीट और प्रेशर के संपर्क में आकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। फिर मेल्टिंग, जिसमें कोई भी रॉक जमीन के बहुत नीचे जाकर पिघलकर मैग्मा बन सकती है। और आखिर में कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, जिसमें मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स बनाता है और साइकिल पूरा होता है। और ये साइकिल करोड़ों साल से चल रहा है। जी बिल्कुल। तो अब जब हमने रॉक्स की भाषा समझ ली है कि कैसे कुछ रॉक्स में समंदर के फॉसिल्स मिलते हैं, कुछ पहाड़ों के नीचे बनती हैं, इसी भाषा का इस्तेमाल करके 1912 में एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगेनर ने एक ऐसी कहानी पढ़ी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। यही कहानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल। वेगेनर ने प्रपोज किया कि कॉन्टिनेंट्स हमेशा से अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि समंदर पर तैरती हुई आइसबर्ग्स की तरह मूव करते रहते हैं। अच्छा। उनके मुताबिक सभी कॉन्टिनेंट्स कभी एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया, और ये पेंजिया एक विशाल सागर से घिरा हुआ था जिसका नाम था पैंथरलासा। तो इस थ्योरी के की पॉइंट्स क्या थे? पेंजिया का क्या हुआ? थ्योरी के मुताबिक लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंगिया टूटना शुरू हुआ। ये पहले दो बड़े लैंड मैसेज में टूटा, लोराजिया नॉर्थ में और गोंडवाना लैंड साउथ में। ओके। ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स ये लैंड मैसेज और टूटे और ड्रिफ्ट होकर आज के कॉन्टिनेंट्स बन गए जहां वो आज हैं। ये था कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। लेकिन इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को मूव करने के लिए फोर्स कहां से आया? वेगनर ने इसके पीछे क्या फोर्सेस ड्राइविंग बताए? यही वेगनर की थ्योरी का सबसे कमजोर पॉइंट था। उन्होंने दो फोर्सेस प्रपोज किए। एक थी पोल फ्लीइंग फोर्स, अर्थ के रोटेशन से पैदा हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटर की तरफ पुश करती है। और दूसरी थी टाइडल फोर्स, मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल जो कॉन्टिनेंट्स को वेस्ट की तरफ मूव करता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने साबित किया कि ये फोर्सेस इतने विशाल कॉन्टिनेंट्स को मूव करने के लिए नाकाफी थे। फोर्स भले ही गलत था, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के अलग होने का इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो बहुत गहरा पड़ा होगा। जबरदस्त असर हुआ। जब कॉन्टिनेंट्स अलग हुए तो उन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी आइसोलेट हो गए। अच्छा। इस आइसोलेशन में उन्होंने अलग अलग तरह से इवॉल्व किया। आज जब हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर सिमिलर स्पीशीज के फॉसिल्स मिलते हैं तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को सजेस्ट करता है। राइट। ये बायोजियोग्राफी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सोर्स में यूपीएससी 2014 के एक सवाल का भी जिक्र है जो इससे जुड़ा हुआ था। Here's where it gets really interesting. वेगनर के पास अपनी इस शॉकिंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस क्या थे? आखिर उन्होंने रॉक्स की भाषा में क्या पढ़ा था? उनके पास कई मजबूत सबूत थे। पहला, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट एक जिगसॉ फिट की तरह मैच करते हैं, जैसे पजल के टुकड़े। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरा, जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका में 2000 मिलियन साल पुरानी रॉक फॉर्मेशंस की एक बेल्ट मिलती है। जब दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ा जाता है तो ये बेल्ट एक कंटिन्यूअस चेन बन जाती है। तीसरा, टिलाइट यानी ग्लेशियल डिपॉजिट्स। गोंडवाना लैंड के सभी हिस्सों अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया में इनके निशान मिलते हैं। ये बताता है कि ये सब कभी साउथ पोल के पास एक साथ थे। इंटरेस्टिंग। चौथा, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन। लीमर्स जैसे स्पीशीज के फॉसिल्स इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। इतना लंबा समंदर तैर कर पार करना इनके लिए नामुमकिन था। ये साफ बताता है कि ये लैंडमासेस कभी जुड़े हुए थे। सही बात है। और पांचवा, प्लेसर डिपॉजिट्स। घाना के कोस्ट पर गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं, जबकि उनका सोर्स रॉक वहां नहीं बल्कि ब्राजील में है। इससे साफ है कि ये डिपॉजिट्स तब बने जब दोनों कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। ये एविडेंस तो काफी कन्विंसिंग है।
लेकिन जैसा आपने कहा वेगनर ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म नहीं समझा पाए, तो उनकी थियोरी के बाद इस क्यों का जवाब कैसे मिला? इसका जवाब पोस्ट ड्रिफ्ट थियोरीज ने दिया। सबसे इम्पोर्टेंट थी कन्वेक्शन करंट थियोरी, जिसे 1930s में आर्थर होम्स ने प्रपोज किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं, जो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह ऊपर मौजूद कॉन्टिनेंट्स को मूव करती हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स काम कैसे करते हैं? इसके दो मेन पार्ट्स हैं। पहला, हीट जनरेशन। मेंटल के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के डिके होने से लगातार हीट पैदा होती है। ये हीट एक इंजन की तरह काम करती है। ओके। दूसरा, मेंटल कन्वेक्शन। ये हीट मेंटल के रॉक्स को पिघलाती है, जिससे गर्म मटेरियल हल्का होकर ऊपर उठता है, सतह के पास ठंडा होकर भारी होता है और दोबारा नीचे जाता है। एक साइकिल की तरह। हाँ, सोर्स में फिग कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, जो इस पूरे साइक्लिकल फ्लो को दिखाता है, और यही फ्लो ऊपर मौजूद प्लेट्स को खिसकाता है। और इसी कन्वेक्शन करंट इंजन से जुड़ी है अगली अहम थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसने वेगनर की थ्योरी को एक नया जीवन दे दिया। बिल्कुल। इस आइडिया को 1960s में हैरी हेस ने प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि मिड ओशन रिजेस, जो समंदर के नीचे पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाएं हैं, वहां नया ओशियानिक क्रस्ट बन रहा है। अच्छा। ये नया क्रस्ट पुराने क्रस्ट को दोनों तरफ धकेलता है, जिससे समंदर का फ्लोर यानी सी फ्लोर फैल रहा है। यही प्रोसेस टेक्टोनिक प्लेट्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है। तो हेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस के मुख्य पॉइंट्स क्या थे? हेस ने 3 मुख्य बातें कहीं। पहला, न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन। मिड ओशन रिजेस पर लगातार वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिससे नया बसाल्टिक क्रस्ट बनता है। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ द ओशन फ्लोर। जैसे ही नया क्रस्ट बनता है, ये पुराने क्रस्ट को रिज से दूर धकेलता है, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह। और तीसरा, सबसे जरूरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। हेस ने कहा कि अगर सी फ्लोर सिर्फ फैलता रहेगा तो अर्थ का साइज बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, ये तो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रस्ट नष्ट भी हो रहा है, और ये डीप सी ट्रेंचेस पर होता है, जहां पुराना ओशियानिक क्रस्ट मेंटल में वापस सबडक्ट हो जाता है। ये एक परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। और इस कन्वेयर बेल्ट का हीट सोर्स एंड ड्राइविंग मैकेनिज्म वही कन्वेक्शन करंट्स है? हाँ, इसका ड्राइविंग मैकेनिज्म वही कन्वेक्शन करंट्स है। मिड ओशन रिजेस पर गर्म मटेरियल ऊपर आता है और नया क्रस्ट बनाता है, और ट्रेंचेस पर ठंडा डेंस मटेरियल नीचे जाकर सबडक्ट हो जाता है। इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाले की ऑब्जर्वेशंस क्या थे? कई ऑब्जर्वेशंस थे। वॉल्केनिक एक्टिविटी मिड ओशन रिजेस पर बहुत कॉमन है। फिर एज ऑफ ओशियानिक रॉक्स। रिजेस के पास की रॉक्स सबसे नई होती हैं, और जैसे जैसे दूर जाते हैं रॉक्स पुरानी होती जाती हैं। अच्छा। एक और सबूत था थिन ओशियानिक सेडिमेंट्स। ओशन फ्लोर पर सेडिमेंट्स की परत बहुत पतली है, जो बताता है कि ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले बहुत यंग है। और साइज्मिक एक्टिविटी, मिड ओशन रिजेस पर शैलो अर्थक्वेक्स आते हैं, जबकि डीप सी ट्रेंचेस के पास गहरे अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो सबडक्टिंग प्लेट से आते हैं। और इस प्रोसेस से जुड़े की जियोलॉजिक फीचर्स कौन से हैं? 3 मुख्य फीचर्स हैं। पहला, मिड ओशन रिजेस, जहां नया क्रस्ट बनता है। ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, जैसे मिड अटलांटिक रिज। ओके। दूसरा, डीप सी ट्रेंचेस, जहां पुराना क्रस्ट नष्ट होता है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। इसका सबसे गहरा एग्जाम्पल है मारियाना ट्रेंच। और तीसरा? और सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मैग्नेटिक स्ट्राइपिंग। ओशन फ्लोर की रॉक्स में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल्स का रिकॉर्ड अजीब सिमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्राइप्स के रूप में मिलता है। ये पैटर्न सी फ्लोर स्प्रेडिंग का अकाट्य सबूत माना जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स, थ्योरी एंड डायनेमिक्स। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर हैं क्या? सोर्स इन्हें सॉलिड रॉक की बड़ी कठोर स्लैब्स बताता है, जो अर्थ के लिथोस्फीयर को बनाती हैं। मतलब इसमें जमीन और समंदर दोनों की ऊपरी परत शामिल है। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पृथ्वी को एक उबले हुए अंडे की तरह सोचें, जिसका छिलका आप जानते हैं टूट गया हो। ये टूटे हुए छिलके के टुकड़े ही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और ये टुकड़े, ये प्लेट्स स्थिर नहीं है। ये अपने नीचे मौजूद एक सेमी फ्लूइड लेयर पर तैर रही हैं, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इसे आप गरम गाढ़े शहद की एक परत जैसा समझ सकते हैं, जिस पर ये छिलके के टुकड़े यानी प्लेट्स धीरे धीरे खिसक रही हैं। इसी मूवमेंट से दुनिया के सारे भूवैज्ञानिक चमत्कार होते हैं। तो ये प्लेट्स कितनी हैं? सोर्स इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटता है, मेजर एंड माइनर प्लेट्स। जाहिर है कुछ बहुत बड़ी होंगी और कुछ छोटी। हाँ, 7 मेजर प्लेट्स हैं, जो दुनिया के नक्शे पर एक तरह से हावी हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो कि सबसे बड़ी है, अफ्रीकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, न्यूजीलैंड प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये हमारे ग्रह के महाद्वीप और महासागरों की नींव हैं। और माइनर प्लेट्स, ये भी जरूरी होंगी। बिल्कुल, ये छोटी जरूर हैं पर बहुत एक्टिव हैं। इनमें कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट और जुआन डे फुका प्लेट जैसी कई प्लेट्स आती हैं। ये अक्सर बड़ी प्लेट्स के बीच में फंसी होती हैं और इनकी हलचल से बहुत तीव्र भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। अच्छा,
तो इन सभी प्लेट्स की मूवमेंट के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इन्हें कौन सी ताकत चला रही है? यहाँ सॉस दो मुख्य ड्राइवर्स की बात करता है जो मैंटल में चल रहे कन्वेक्शन करंट से जुड़े हैं। पहला कारण है हीट जनरेशन। पृथ्वी का कोर एक परमाणु भट्ठी की तरह है जहां से रेडियो एक्टिव डिके के कारण जबरदस्त गर्मी निकलती है। ये गर्मी नीचे के मैंटल मटेरियल को गर्म करती है, वो हल्का होकर ऊपर उठता है और फिर ठंडा होकर वापस नीचे जाता है। ये सर्कुलर मोशन अपने ऊपर रखी प्लेट्स को भी अपने साथ घसीटता है। और दूसरा मैकेनिज्म सोर्स में स्लैब पुल एंड रिच पुश बताया गया है। हाँ, स्लैब पुल एंड रिच पुश। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे एक तरफ से धक्का दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से खींचा जा रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। रिच पुश तब होता है जब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे, यानी जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहां नीचे से नया मैग्मा ऊपर आकर ठोस हो जाता है। ये नई बनी हुई क्रस्ट एक उभार या रिज बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण प्लेट को दोनों तरफ धकेलती है। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि असली ताकत स्लैब पुल है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर होता है जहां एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस रही होती है। उस धंसती हुई प्लेट का भारी ठंडा किनारा पूरी प्लेट को अपने पीछे खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे टेबल से लटकती हुई एक भारी चादर बाकी चादर को अपनी ओर खींच लेती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब इन बाउंड्रीज के प्रकारों पर आते हैं जहां सारा एक्शन होता है। सोर्स में 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज बताए गए हैं। पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट यानी जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसे आप क्रिएटिव बाउंड्री भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ नई क्रस्ट बनती है। जैसे जैसे प्लेट्स अलग होती हैं, नीचे से मैग्मा ऊपर आकर खाली जगह को भर देता है और ठोस होकर नई जमीन बनाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मिड अटलांटिक रिज, जहां अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट्स अलग हो रही हैं और अटलांटिक महासागर धीरे धीरे और चौड़ा होता जा रहा है। और दूसरा प्रकार है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स टकराती हैं। यहाँ तो काफी विनाश होता होगा। विनाश और निर्माण दोनों ये डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहलाती हैं क्योंकि यहाँ क्रस्ट नष्ट होती है। यहाँ 3 तरह के टकराव हो सकते हैं। पहला ओशियानिक कन्वर्जेंस, जब 2 समुद्री प्लेट्स टकराती हैं, जो ज्यादा भारी और ठंडी होती है वो नीचे धंस जाती हैं और उसके पिघलने से बने मैग्मा से समंदर में ज्वालामुखियों की एक चेन बन जाती है जिसे आइलैंड आर्क्स कहते हैं। एल्यूशन आइलैंड्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा टकराव है ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। यहाँ क्या होता है? यहाँ एक समुद्री और एक महाद्वीपीय प्लेट टकराती है। समुद्री प्लेट हमेशा ज्यादा घनी और भारी होती है, इसलिए वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। इस प्रक्रिया में जबरदस्त दबाव और गर्मी से चट्टानें पिघलती हैं और महाद्वीपीय प्लेट पर ज्वालामुखी और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। दुनिया की मशहूर द एंडीज पर्वत श्रृंखला इसी तरह बनी है। और तीसरा टकराव कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जहां 2 महाद्वीपीय प्लेट्स आमने सामने होती हैं। ये सबसे जबरदस्त टकराव होता है क्योंकि दोनों ही प्लेट्स हल्की और मोटी होती हैं। कोई भी नीचे नहीं धंसना चाहती, तो वो टकराकर ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, जैसे 2 कारें हेड ऑन टकराकर ऊपर उड़ जाती हैं। इसी से दुनिया के सबसे ऊंचे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे द हिमालयाज हैं। और तीसरी बाउंड्री टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। हाँ, यहाँ प्लेट्स ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं न टकराती हैं, बल्कि एक दूसरे के बगल से रगड़ खाकर खिसकती हैं। यहाँ न क्रस्ट बनती है न नष्ट होती है, लेकिन इस रगड़ की वजह से जबरदस्त तनाव पैदा होता है जो अचानक निकलने पर भयानक भूकंप लाता है। कैलिफोर्निया की द सैन एंड्रियाज फॉल्ट इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है। सोर्स में एंडीज माउंटेन्स पर एक अलग से बॉक्स दिया गया है। लगता है परीक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस पर UPSC 2025 का टैग भी लगा है। ये बताता है कि एंडीज एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी एवरेज ऊंचाई 4000 मीटर है। ये 7 दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, चिली, एक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला में फैली है। ये अमेरिकन कॉर्डिलेरा का हिस्सा है, जो नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका तक फैली पर्वतों की एक अटूट श्रृंखला है। बेसिकली ये ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट की। सोर्स में दिए गए डायग्राम इसकी पूरी यात्रा दिखाते हैं। ये भूविज्ञान की सबसे शानदार कहानियों में से एक है। लगभग 225 मिलियन साल पहले इंडिया एशिया का हिस्सा नहीं था। ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास एक बड़ा द्वीप था जो टेथसी सी में तैर रहा था। फिर लगभग 200 मिलियन साल पहले इसने उत्तर की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू की। और ये यात्रा खत्म हुई एक जबरदस्त टकराव के साथ। हाँ, लगभग 40-50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी। ये ग्रह के इतिहास की सबसे धीमी लेकिन सबसे शक्तिशाली टक्कर थी। इसी टक्कर के कारण टेथस सी की तलछट ऊपर उठी और दुनिया की छत यानी हिमालयाज का निर्माण हुआ, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। इस टकराव ने इंडियन प्लेट की बाउंड्रीज को कैसे डिफाइन किया? पर ये बर्मीज प्लेट से टकरा रही है, जिससे म्यांमार की अराकन योमा पर्वत श्रृंखला बनी है,
और साउदर्न बाउंड्री एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है जहां ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो रही है, जिससे इंडियन ओशन का विस्तार हो रहा है। और इस लंबी यात्रा और टकराव के कुछ और भी बड़े नतीजे हुए। सोर्स डेक्कन ट्रैप्स फॉर्मेशन का जिक्र करता है। बिल्कुल, लगभग 60 मिलियन साल पहले जब इंडिया उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तब ये एक हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। इससे जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हुए और लावा की मोटी परतें फैल गईं, जिनसे डेक्कन ट्रैप्स बने। ये आज के महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में फैले हुए हैं। और इसका दूसरा नतीजा है कंटिन्यूड नॉर्थवर्ड मूवमेंट। हाँ, इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से धकेल रही है। ये निरंतर दबाव ही इस पूरे क्षेत्र को भूगर्भीय रूप से इतना सक्रिय बनाता है और यहाँ लगातार भूकंप का खतरा बना रहता है। अगले विषय पर जाने से पहले सोर्स में एक PW+ बॉक्स है अफार ट्रायंगल के बारे में। ये क्या है? अफार ट्रायंगल इथियोपिया में एक बहुत ही खास जगह है। यहाँ 3 प्लेट्स अरेबियन, अफ्रीकन, न्यूबियन और सोमाली एक बिंदु पर मिल रही हैं और तीनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसे RRR मतलब रिफ्ट 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 ट्रिपल जंक्शन कहते हैं। यह इतना दुर्लभ है कि इसे भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला माना जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि जमीन पर एक नया महासागर कैसे बनना शुरू होता है। यहाँ जमीन फट रही है और ज्वालामुखी गतिविधि बहुत तेज है। चलिए अब मुख्य विषय पर आते हैं, मैग्मा, लावा एंड वोल्केनिज्म। सोर्स कहता है कि मैग्मा का क्लासिफिकेशन उसके सिलिका SiO2 कंटेंट के आधार पर होता है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सिलिका ही मैग्मा की कहानी का मुख्य किरदार है। इसे आप आटे की तरह समझ सकते हैं। जितना ज्यादा सिलिका, मैग्मा उतना ही ज्यादा गाढ़ा, चिपचिपा और विस्कस होगा, और जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें फंसी गैसों के लिए बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होगा। यही तय करता है कि ज्वालामुखी शांति से बहेगा या जोरदार धमाके के साथ फटेगा। तो सोर्स में दिए गए क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले फेल्सिक मैग्मा। फेल्सिक मैग्मा में सिलिका सबसे ज्यादा मतलब 65% होता है, इसलिए ये बहुत गाढ़ा और स्लो फ्लोइंग होता है। इसका टेम्परेचर भी कम होता है, 600 से 850 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें गैसें फंसी रहती हैं, जिससे प्रेशर बनता है और बहुत विस्फोटक इरप्शंस होते हैं। ठंडा होने पर यह जमीन के नीचे ग्रेनाइट और सतह पर रायोलाइट चट्टानें बनाता है। येलोस्टोन कैल्डेरा इसी तरह के मैग्मा का नतीजा है। इसके बाद है इंटरमीडिएट मैग्मा। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें सब कुछ मॉडरेट होता है। सिलिका कंटेंट 55 to 65%, विस्कोसिटी और गैस कंटेंट सब बीच में होते हैं। यह फेल्सिक से कम विस्फोटक लेकिन मैफिक से ज्यादा विस्फोटक होता है। इससे सतह पर एंडेसाइट और नीचे डायोराइट चट्टानें बनती हैं। माउंट सेंट हेलेंस इसका एक उदाहरण है। फिर आता है मैफिक मैग्मा, जो काफी अलग लगता है। हाँ, मैफिक मैग्मा में सिलिका कम 45 to 55% होता है, इसलिए ये बहुत पतला और रनी होता है। इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा 1050 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस आसानी से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसके इरप्शंस विस्फोटक नहीं होते, बल्कि लावा शांति से बहता रहता है। यह सतह पर बसल्ट और नीचे गैब्रो बनाता है। हवाईयन वोल्केनोज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और आखिर में है अल्ट्रामैफिक मैग्मा। यह बहुत दुर्लभ है और आज पृथ्वी की सतह पर नहीं पाया जाता। इसमें सिलिका बहुत ही कम मतलब 45% होता है और यह पानी की तरह बहता है। इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मतलब 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पेरिडोटाइट चट्टान बनाता है, जो पृथ्वी के मेंटल में आम है। तो विस्कोसिटी एंड इरप्शन स्टाइल का सीधा संबंध सिलिका से है। हाई सिलिका यानी हाई विस्कोसिटी, फंसी हुई गैसें और बड़ा धमाका। लो सिलिका यानी लो विस्कोसिटी, आसानी से निकलती गैसें और शांत बहाव। एकदम सही। हाई सिलिका मैग्मा एक शेक की हुई सोडा की बोतल की तरह है, ढक्कन खोलते ही सब कुछ बाहर। लो सिलिका मैग्मा एक खुली हुई पानी की बोतल की तरह है, जिसे उलटने पर पानी शांति से बह जाता है। ओके, सो हाउ इज मैग्मा जनरेटेड? सोर्स में मैग्मा जनरेशन एंड द रोल ऑफ डेप्थ के बारे में बताया गया है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है डीकम्प्रेशन मेल्टिंग। ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर होता है। जब प्लेट्स अलग होती हैं तो नीचे की चट्टानों पर दबाव कम हो जाता है। जैसे प्रेशर कुकर से दबाव हटाने पर पानी उबलने लगता है, वैसे ही दबाव कम होने पर चट्टानें बिना तापमान बढ़े ही पिघल जाती हैं। दूसरा है हाइड्रेशन मेल्टिंग। ये सबडक्शन जोन्स में होता है। जब समुद्री प्लेट नीचे धंसती है तो अपने साथ पानी भी ले जाती है। ये पानी ऊपर की गर्म मैंटल चट्टानों में मिलकर उनका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, जिससे वो पिघल जाती हैं। और तीसरा है हीट ट्रांसफर मेल्टिंग। जब मैंटल से गर्म मैग्मा ऊपर उठकर क्रस्ट की ठंडी चट्टानों के संपर्क में आता है तो अपनी गर्मी से उन्हें पिघला देता है। हवाईयन हॉटस्पॉट इसी का एक उदाहरण है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोस एंड देयर लावा पे। ये वर्गीकरण मैग्मा के प्रकार से ही जुड़ा होगा। सबसे पहले हैं शील्ड वोल्केनोस। हाँ, शील्ड वोल्केनोस को शांत दैत्य कहा जा सकता है। ये मेफिक यानी बेसाल्टिक लावा से बनते हैं, जो बहुत पतला और रनी होता है। ये लावा दूर दूर तक फैल जाता है, जिससे एक चौड़ा
कम ढलान वाला गुंबद बनता है जो किसी योद्धा की शील्ड जैसा दिखता है। इनके इरप्शंस इफ्यूसिव होते हैं, यानी लावा फव्वारे की तरह निकलता है और शांति से बहता है। हवाई के माउना लोआ और खिलावेया इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। और इनके ठीक विपरीत हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोज, जिन्हें स्ट्रैटोवोल्केनोज भी कहते हैं। ये गुस्सैल पहाड़ हैं। ये इंटरमीडिएट से फेल्सिक यानी गाढ़े और चिपचिपे लावा से बनते हैं। हर विस्फोट के बाद लावा, राख और चट्टानों के टुकड़ों की एक परत जम जाती है। परत तर परत जमने से एक ऊंचा, नुकीला और सममित सिमेट्रिकल शंकु बनता है। गाढ़े मैग्मा में फंसी गैसों के कारण इनके इरप्शंस बहुत विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं, जिनसे पायरोक्लास्टिक फ्लोज राख और गैस का गर्म बादल और ऐश क्लाउड्स निकलते हैं। जापान का माउंट फूजी, इटली का वेसुवियस और अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस इसके उदाहरण हैं। पेज 25 पर और भी प्रकार दिए गए हैं, जैसे सिंडर कोन वोल्केनोस। सिंडर कोन्स ज्वालामुखियों की दुनिया के छोटे पटाखे हैं। ये आमतौर पर बेसाल्टिक लावा के विस्फोटक इरप्शन से बनते हैं, जो हवा में लावा के टुकड़े, राख और सिंडर्स छोटे झागदार पत्थर फेंकते हैं। ये मलबे के ढेर से बने छोटे खड़ी ढलान वाले शंकु होते हैं। इनके इरप्शन ज्यादा लंबे नहीं चलते और ये अक्सर बड़े ज्वालामुखियों के किनारों पर पाए जाते हैं। मेक्सिको का पार्यूकिटिन इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जो एक खेत के बीच में रातों रात उगाया था। इसके बाद है लावा डोम। ये क्या है? लावा डोम तब बनता है जब फेल्सिक मैग्मा, जो टूथपेस्ट की तरह बहुत गाढ़ा होता है, धीरे धीरे ज्वालामुखी के मुंह से बाहर निकलता है। ये बह नहीं पाता और वहीं पर एक गुंबद या टीले के रूप में जम जाता है। ये अक्सर कंपोजिट वोल्केनोज के अंदर या किनारों पर बनते हैं। माउंट सेंट हेलेंस के क्रेटर के अंदर एक नया लावा डोम बना है। सोर्स में एक फिग टाइप्स ऑफ वोल्केनोस भी है, जो इन सभी के स्ट्रक्चर्स को दिखाता है। और उसी से जुड़ा है अगला प्रकार, कैल्डेरा। कैल्डेरा कोई ज्वालामुखी नहीं, बल्कि ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बना एक विशाल गड्ढा है। ये तब बनता है जब एक बहुत बड़े और विस्फोटक इरप्शन के बाद ज्वालामुखी का मैग्मा चेंबर खाली हो जाता है और ऊपर की पूरी जमीन उसी खाली जगह में धंस जाती है। ये सुपर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और इनके गड्ढे कई किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं। अमेरिका का येलोस्टोन कैल्डेरा और इंडोनेशिया का क्रैकेटोआ इसके उदाहरण हैं। बाद में इन गड्ढों में अक्सर झीलें बन जाती हैं। पेज 26 पर अगला प्रकार है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। ये तो किसी एक ज्वालामुखी जैसा नहीं लगता। ये बिल्कुल अलग है। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की क्रस्ट में लंबी दरारों से हाईली फ्लूइड बेसोल्टिक लावा की विशाल मात्रा निकलती है और लाखों सालों तक बहती रहती है। ये लावा हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैलकर एक मोटी सपाट परत बना देता है। भारत के डेक्कन ट्रैप्स इसी का नतीजा है। इन घटनाओं से इतनी ज्यादा गैसें निकलती हैं कि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का कारण बन सकती हैं। और आखिर में है मिड ओशन रिज वोल्केनोस। ये दुनिया की सबसे लंबी ज्वालामुखी श्रृंखला है, लेकिन ये पूरी तरह से समुद्र के नीचे छिपी है। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर स्थित है, जहां सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। यहां लगातार बेसोल्टिक लावा निकलता रहता है, जिससे नई ओशियनिक क्रस्ट बनती है। मिड अटलांटिक रिज इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब सोर्स में इरप्शंस की फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। हाँ, ये एक सरल वर्गीकरण है। एक्टिव वोल्केनोज वे हैं जो हाल ही में फटे हैं या जिनमें गतिविधि के संकेत हैं, जैसे इटली का माउंट स्ट्रोम्बोली। डोर्मेंट वोल्केनोज वे हैं जो अभी शांत हैं लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, जैसे तंजानिया का माउंट किलिमंजारो। और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वे हैं जिनके भविष्य में फटने की कोई संभावना नहीं मानी जाती। इनके क्रेटर में अक्सर पानी भरकर झील बन जाती है। सोर्स में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर यूपीएससी 2025 का टैग लगा है। ये ज्योग्राफी से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो सकते हैं। बिल्कुल। पहला है मेजोर्का, जो स्पेन का सबसे बड़ा द्वीप है और वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। यह फ्रांस का हिस्सा नहीं है। दूसरा है नॉर्मंडी, जो नॉर्दर्न फ्रांस का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और वर्ल्ड वॉर II की डी-डे लैंडिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है सार्डिनिया, जो मेडिटेरेनियन सी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इटली का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह भी फ्रांस का हिस्सा नहीं है। फाइनली एक और PW+ बॉक्स है बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस यानी बिफ्स के बारे में। ये क्या है और भूविज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है? बिफ्स पृथ्वी के इतिहास की एक किताब की तरह है। ये खास तरह की तलछटी चट्टानें हैं जो अरबों साल पहले प्री कैम्ब्रियन ईरा में बनी थीं। उस समय हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी और महासागरों में बहुत सारा लोहा घुला हुआ था। फिर जब शुरुआती बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, तो उस ऑक्सीजन ने समुद्र के लोहे के साथ मिलकर रस्ट यानी आयरन ऑक्साइड्स बनाए। यह रस्ट समुद्र के तल पर जम गया। यह प्रक्रिया बार बार हुई, जिससे लोहे और सिलिका की लाल और ग्रे रंग की धारियों वाली चट्टानें बनी। ये चट्टानें हमें बताती हैं कि पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन कब आई और आज ये हमारे लिए आयरन ओर का सबसे बड़ा सोर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस।
सोर्स ये कहता है कि वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रैंडम नहीं है। ये आमतौर पर उन्हीं इलाकों में मिलते हैं जहां साइज्मिक एक्टिविटी यानी अर्थक्वेक्स ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर वॉल्केनिक एक्टिविटी जोन्स आप देखेंगे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के साथ साथ ही पाए जाते हैं। अच्छा। और इसके दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला, मिड ओशैनिक रिजेस, जो एक डाइवर्जेंट बाउंड्री का केस है। जहां प्लेट्स दूर जा रही हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री का एक क्लासिक केस है। तो पहला पॉइंट है द रिंग ऑफ फायर। इसका नाम ही काफी ड्रामेटिक है। राइट। ये वॉल्केनोज की एक लंबी चेन है जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ है। सोर्स कहता है कि इनमें से कई वॉल्केनोज सबडक्शन की टेक्टोनिक प्रोसेस से बने हैं। हाँ, सबडक्शन यानी जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है। ये प्रोसेस इतना इमेंस हीट और प्रेशर जनरेट करती है कि मैग्मा बनता है और वॉल्केनोज इरप्ट हो जाते हैं। द रिंग ऑफ फायर इसी का नतीजा है। तो प्लेट बाउंड्रीज पर इतनी एक्टिविटी इसीलिए है। सोर्स एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता है। मिड ओशनिक रिजेस पर जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो शैलो डेप्थ्स पर होते हैं। राइट। जबकि एल्पाइन हिमालयन बेल्ट में जो पैसिफिक के रिम के साथ है, वहां अर्थक्वेक्स डीप सीटेड होते हैं। ये डेप्थ में इतना फर्क क्यों है? देखिए, ये डेप्थ का अंतर प्लेट इंटरैक्शंस के नेचर को दिखाता है। रिजेस पर प्लेट्स अलग हो रही हैं, तो आसान भाषा में जमीन ऊपर से ही खिंच रही है, इसलिए शैलो क्वेक्स। ओके। वहीं कोलिजन जोन्स जैसे हिमालयाज में प्लेट्स गहराई तक सबडक्ट करती हैं, इसलिए वहां एनर्जी बहुत नीचे रिलीज होती है। इससे डीप सीटेड क्वेक्स आते हैं। अच्छा, ये बात है। सोर्स में रिंग ऑफ फायर को और डिटेल में भी बताया गया है। ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए न्यूजीलैंड के ईस्टर्न कोस्ट, एशिया और फिर अंटार्कटिका के नॉर्दर्न कोस्ट तक जाती है। हाँ, ये सी शेप्ड बेल्ट प्लैनेट की सबसे इंटेंस साइस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी का जोन है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रेच पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये तो हुई प्लेट बाउंड्रीज, पर सोर्स में हॉटस्पॉट्स का भी जिक्र है। ये प्लेट बाउंड्रीज से दूर पाए जाते हैं जहां मैंटल प्लूम सरफेस तक राइज करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हॉटस्पॉट स्टेशनरी होते हैं, जबकि प्लेट्स उनके ऊपर से मूव करती रहती हैं। अच्छा। इससे वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक चेन बन जाती है। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल है हवाईयन आइलैंड्स। एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। पहला हवाईयन आइलैंड्स जो येलोस्टोन कॉल्डेरा से जुड़ा है, और दूसरा रियूनियन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। बिल्कुल। अब आते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पर। हेडिंग है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इसमें देखिए बताया गया है कि लावा के कूलिंग लोकेशन के आधार पर इग्नियस रॉक्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक है वॉल्केनिक रॉक्स, जो सरफेस पर कूल होती हैं। हाँ, और दूसरी है प्लूटोनिक रॉक्स, जो क्रस्ट के भीतर अंदर कूल होती है। और जो लावा क्रिस्टल पोर्शंस के अंदर ही ठंडा होता है, वो अलग अलग फॉर्म्स ले लेता है। इन्हें ही इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं ना। बिल्कुल। और ये फॉर्म्स हमें अर्थ के सरफेस के नीचे की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बैथोलिथ्स। ये मैग्मेटिक मटेरियल के लार्ज डोम्स हैं जो क्रस्ट में गहराई में ठंडे होकर बनते हैं। इन्हें ग्रेनाइट बॉडीज भी कहते हैं। राइट। ये मैग्मा चेंबर्स के आप कह सकते हैं कूल रेमनेंट्स होते हैं। बैथोलिथ्स इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का कोर होते हैं। ये अक्सर इरोजन के बाद ही सरफेस पे एक्सपोज होते हैं। अच्छा। अगला है लैकोलिथ्स। ये अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस हैं जो डोम शेप्ड होते हैं। इनका बेस फ्लैट होता है और ये एक कंड्यूट के माध्यम से नीचे से जुड़े होते हैं। हाँ, जैसे कर्नाटका प्लेटो में पाए जाने वाले ग्रेनिटिक डोम्स। लैकोलिथ्स की कैरेक्टरिस्टिक है उनका डोम शेप और वो पाइप लाइक कॉन्डुइट। इसके बाद लैपोलिथ्स। जब लावा ऊपर की तरफ बढ़ता है और हॉरिजॉन्टल वीक प्लेन्स में चला जाता है, तो वो एक सॉसर शेप्ड कॉन्केव बॉडी का रूप ले लेता है, जिसे लैपोलिथ्स कहते हैं। करेक्ट। लैपो का मतलब ही सॉसर जैसा होता है। ये शेप याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मैचिंग क्वेश्चंस के लिए। फिर है फैकोलिथ्स। ये एंटीक्लाइंस और सिनक्लाइंस के बेस पर इंट्रूसिव रॉक्स की वेवी मैसेज होती हैं। हाँ, फैकोलिथ्स फोल्डेड रॉक लेयर्स के टॉप यानी एंटीक्लाइन और बॉटम यानी सिनक्लाइन में पाए जाते हैं, बिल्कुल एक वेव की तरह। ये मैग्मा चेंबर से फीड होते हैं। अच्छा, अगला है सिल्स और शीट्स। सिल्स हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है जो थिकर डिपॉजिट्स होते हैं, और शीट्स थिनर लेयर्स होती हैं। हाँ, सिल्स और शीट्स दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, फर्क बस मोटाई का है। सिल्स इज थिक, शीट इज थिन, सिंपल। और आखिर में डाइक्स। ये लावा हैं जो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सॉलिडिफाई होता है। ये वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में काफी ज्यादा मिलते हैं। हाँ, डाइक्स वर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल दीवार की तरह। डेक्कन ट्रैप्स में ये कॉमन है, जो उस पुरानी वॉल्केनिक एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब सोर्स में एक बॉक्स आइटम है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मैंटल प्लूम्स एंड हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। पहला पॉइंट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये मिड ओशन रिजेस पर होता है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती हैं। मैग्मा ऊपर आता है, नई ओशियनिक क्रस्ट बनाता है और पुरानी क्रस्ट को दूर धकेलता है। मैग्नेटिक अनोमलीज और सी फ्लोर रॉक्स की एज इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। अगला पॉइंट है मैंटल प्लूम्स एंड हॉटस्पॉट्स। मैंटल प्लूम्स डीप मैंटल से उठने वाली हॉट रॉक्स के कॉलम्स होते हैं जो प्लेट बाउंड्रीज से दूर वॉल्केनिक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं।
जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जब टेक्टोनिक प्लेट इन स्टेशनरी हॉटस्पॉट्स के ऊपर से मूव करती है तो वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक पूरी चेन बन जाती है। जैसे हवाईन आइलैंड्स। बिल्कुल। सोर्स में हॉटस्पॉट्स को और एक्सप्लेन किया गया है। ये वॉल्केनिक रीजन्स हैं जो लिथोस्फीयर के नीचे हॉट मैंटल के प्लूम्स से बनते हैं और ये प्लेट बाउंड्री से इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, स्टेशनरी प्लूम्स मूविंग प्लेट्स के ऊपर चेन्स ऑफ वॉल्केनोज बनाते हैं। एग्जांपल्स हैं हवाईन, येलोस्टोन, आइसलैंड, गैलापागोस और रियूनियन आइलैंड्स। अब आते हैं मैंटल डायनामिक्स पर। एस्थेनोस्फीयर जो लिथोस्फीयर के नीचे है, पार्शियली मोल्टन है और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। और डी डबल प्राइम लेयर जो कोर मैंटल बाउंड्री के ठीक ऊपर स्थित है, हीट ट्रांसफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा माना जाता है कि मैंटल प्लूम्स इसी लेयर से उत्पन्न होते हैं। ओके, तो ये हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म को फ्यूल करते हैं। हाँ, जैसे हवाईन आइलैंड्स में। तो चलिए अब हम अपने अगले बड़े टॉपिक पर आते हैं, अर्थक्वेक्स। डेफिनेशन के अनुसार एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी which creates waves radiating in all directions। और ये याद रखना जरूरी है कि all natural earthquakes लिथोस्फीयर में ही होते हैं, मतलब अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर की डेप्थ तक। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला फोकस या हाइपोसेंटर, ये अर्थ के अंदर का वो पॉइंट है जहां अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। और दूसरा एपिसेंटर, ये फोकस के ठीक ऊपर अर्थ सरफेस पर का पॉइंट है। साइज्मिक वेव्स को सबसे पहले एपिसेंटर पर ही फील किया जाता है। अब बात करते हैं साइज्मिक वेव्स की। ये दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स अर्थ के इंटीरियर से ट्रैवल करती हैं, जबकि सरफेस वेव्स सरफेस पे चलती हैं। सही। बॉडी वेव्स में पहली है प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स। इनका मोशन लॉन्जिट्यूडनल होता है। पार्टिकल्स वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं। इनकी स्पीड सबसे तेज होती है। और ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं। पी वेव्स का एक शैडो जोन होता है 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच। ऐसा आउटर कोर से रिफ्रैक्शन के कारण होता है। सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होने वाली ये पहली वेव है। दूसरी बॉडी वेव है सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स। इनका मोशन ट्रांसवर्स होता है। पार्टिकल्स वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। स्पीड पी वेव से कम होती है। एस वेव्स का मीडियम सिर्फ सॉलिड्स हैं। ये लिक्विड्स या गैसेस से ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए इनका शैडो जोन 105 डिग्री से आगे पूरा होता है। ग्राउंड शेकिंग के लिए काफी हद तक एस वेव्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आते हैं सरफेस वेव्स पर। ये वेव्स अर्थ के सरफेस पर ट्रैवल करती हैं और बॉडी वेव्स की तुलना में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। हाँ, और सीस्मोग्राफ पर ये बॉडी वेव्स के बाद रिकॉर्ड होती हैं। इसमें पहली हैं लव वेव्स या एल वेव्स। मोशन ट्रांसवर्स साइड टू साइड। स्पीड रेले वेव्स से तेज, एस वेव्स से धीमी। और मीडियम सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर सकती हैं। डैमेज ये लैटरल ग्राउंड मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं और बिल्डिंग को सिग्निफिकेंट डैमेज करती हैं। दूसरी है रेले वेव्स या आर वेव्स। इनका मोशन ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों होता है, जिससे रोलिंग मूवमेंट्स पैदा होती हैं। स्पीड लव वेव से धीमी है। हाँ, और मीडियम सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों से ट्रैवल कर सकती हैं। ये सरफेस पर रोलिंग सेंसेशन देती हैं और शेकिंग और हीविंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो स्पीड ऑफ साइज्मिक वेव्स का एक जनरल ट्रेंड दिया गया है, पी वेव्स, एस वेव्स, लव वेव्स, रेले वेव्स। ये सीक्वेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फास्ट पी वेव्स, सबसे स्लो रेले वेव्स। अब बात करते हैं शैडो जोन्स की। A seismic shadow zone is an area on the Earth's surface where seismographs cannot detect direct P waves or S waves from an earthquake. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेव्स लिक्विड आउटर कोर से पास करते समय रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो P wave shadow zone 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच होता है और S wave shadow zone वो 105 डिग्री से बड़ा होता है क्योंकि एस वेव्स लिक्विड आउटर कोर से ट्रैवल कर ही नहीं सकती। अच्छा, अब आते हैं कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स पर। ये नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड दोनों हो सकते हैं, इससे होते हैं। इसमें की फैक्टर्स हैं प्लेट बाउंड्रीज। हाँ, इसमें 3 तरह की बाउंड्रीज हैं। पहली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे मिड अटलांटिक रिज। दूसरी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स टकराती हैं, जिससे सबडक्शन जोन्स में पावरफुल अर्थक्वेक्स आते हैं, जैसे हिमालयाज इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन के कारण। और तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स एक दूसरे के बगल से स्लाइड करती हैं। इसका एग्जाम्पल सैन अंड्रियास फॉल्ट है। सोर्स में टर्की का एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल दिया गया है, जो अरेबियन, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स के कन्वर्जेंस पर स्थित है। वहां की नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट एक मेजर स्ट्राइक स्लिप ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, जो सिग्निफिकेंट साइज्मिक एक्टिविटी का कारण बनती है। 2023 का टर्की सीरिया अर्थक्वेक इसका ही एक एग्जाम्पल था। टेक्टोनिक एक्टिविटी के बाद अगला कॉज है फॉल्ट्स, नॉर्मल फॉल्ट्स, रिवर्स फॉल्ट्स और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स। फॉल्ट्स बेसिकली एग्जिस्टिंग रॉक फ्रैक्चर्स हैं जहां मूवमेंट होती है। तीसरा कॉज है वोल्केनिक एक्टिविटी, मैग्मा मूवमेंट से भी। हाँ, वोल्केनिक इरप्शंस अर्थक्वेक का कारण बन सकते हैं। चौथा है कोलैप्स अर्थक्वेक्स, जो अंडरग्राउंड कैविटीज के सडन कोलैप्स से होते हैं। राइट। पांचवा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। इसमें पहला है रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी,
जैसे इंडिया के कोयना डैम में हुआ। दूसरा है माइनिंग एंड क्वारिंग। और तीसरा है जियोथर्मल एंड हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन। फ्लूइड इंजेक्शन जैसे फ्रैकिंग फॉल्ट्स को ल्यूब्रिकेट कर सकता है। और अदर फैक्टर्स में है आइसोस्टैटिक रीबाउंड और लैंडस्लाइड्स। बिल्कुल। अब अर्थक्वेक्स को उनकी डेप्थ के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। पहले हैं शैलो अर्थक्वेक्स। 0 से 70 किलोमीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सरफेस के पास रिलीज होती है, और ये मिड ओशन रिजेस, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स और रिफ्ट जोन्स में होते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट और मिड अटलांटिक रिज। अब है डीप अर्थक्वेक्स। डेप्थ 300 किलोमीटर तक, कभी-कभी 700 किलोमीटर तक। कैरेक्टरिस्टिक्स कम सरफेस डैमेज होता है क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ये सबडक्शन जोन्स में होते हैं। टेक्टोनिक सेटिंग फॉर डीप अर्थक्वेक्स, बेनियोफ जोन्स, ये एल्पाइन हिमालयन सबडक्शन जोन्स में भी होते हैं। एग्जाम्पल है जापान ट्रेंच। इनके बीच आते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स। डेप्थ 70 से 300 किलोमीटर, ये भी सबडक्शन जोन्स में ही मिलते हैं। और फिर है कॉन्टिनेंट कोलिजन अर्थक्वेक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हें जनरली शैलो ही क्लासिफाई किया जाता है, डेप्थ 70 किलोमीटर से कम। मैकेनिज्म इंटेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो इनके लिए टेक्टोनिक सेटिंग्स फॉर अर्थक्वेक क्या है? मेजर एग्जांपल्स दिए हैं। हिमालयन रीजन जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बना है, जैसे 2015 का गोरखा अर्थक्वेक। और दूसरा है आल्प्स माउंटेन रेंज, जहां अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन होता है। ठीक है। अब अंत में अर्थक्वेक्स को मेजर करने के स्केल्स। पहला है रिच्टर स्केल। ये रिलीज एनर्जी यानी मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ये लॉगरिथमिक स्केल है, मतलब हर होल नंबर 10 फोल्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड दिखाता है। दूसरा है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल या MW। ये भी मैग्नीट्यूड मेजर करता है, लेकिन रिच्टर स्केल से ज्यादा एक्यूरेट है, खास करके बड़े अर्थक्वेक्स के लिए। ये फॉल्ट स्लिप और एरिया को अकाउंट करता है। और तीसरा है मॉडिफाइड मर्काली इंटेंसिटी स्केल। ये इंटेंसिटी को मेजर करता है, मतलब अर्थक्वेक के इफेक्ट्स लोगों पर और बिल्डिंग्स पर कैसे थे। ये I यानी नॉट फिल्ड से VII यानी टोटल डिस्ट्रक्शन तक होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही यूपीएससी प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। UPSC सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।